सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। ठीक है, ये टॉपिक कोशिश करेंगे कि दो वीडियो में आ जाए, क्लास 1 और क्लास 2 में। ठीक है, दो वीडियो में आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर मुझे क्लास 3 लेना पड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने के लिए तो क्लास 3 भी हम लोग लेकर आएंगे और हो सकता है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स या एमसीक्यू भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और हम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, फिजिक्स का जो लेक्चर देख रहे हैं, वो सभी एग्जाम्स के लिए है। कोई भी एग्जाम आप देखिए, उस एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगा, चाहे वो बीएसएससी हो, चाहे वो बिहार एसआई हो। ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो। ठीक है, चाहे वो एएलपी या टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी एग्जाम हो या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम। हर एग्जाम में ये मेरा जो साइंस का लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और सब्जेक्टिव दोनों में काम करेगा। लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम जिसका लेवल बहुत हाई होता है वहाँ ये काम नहीं कर सकता, वहाँ कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक ऐड हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो वीडियो है वो मैंने कोशिश किया है एनसीईआरटी पर फोकस करने का। और एनसीईआरटी 10+2 तक मैक्सिमम मैक्सिमम मैं 10+2 तक ही फोकस किया हूँ। उससे ज़्यादा मैंने कवर नहीं किया है, यानी कि ग्रेजुएशन के टॉपिक्स मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं। और किसी भी एग्जाम में 10th तक या 10+2 तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 11th 12th से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, किसी का अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वहां पर थोड़ा डीपली प्रश्न पूछ लिया जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो उस सब्जेक्ट में फिजिक्स में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया है। और अभी जो टॉपिक बचा है वो है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी न्यूक्लियर फिजिक्स को मैंने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी टॉपिक मैंने करवाया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडियो एक्टिविटी तो मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो मैंने इससे इसमें प्रश्न बनाया है इससे ज्यादा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछता है। और एक टॉपिक आता है सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। बाकी जो दो टॉपिक हैं, देखिए, एक टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी और एक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये मैं क्यू आर सीरीज में पढ़ाऊंगा, क्यू आर सीरीज में, तो वहां आपको काफी बेनिफिट करेगा। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लाइट, ये मैंने आपके लिए लिखा है। आज हम लोग जनरली लाइट के बारे में जानेंगे, लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये सब पढ़ेंगे। और एक टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में मिरर पढ़ेंगे, मिरर, दर्पण, दर्पण में रिफ्लेक्शन होता है, उसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इमेज कैसे फॉर्म होता है वो सब पढ़ेंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसमें हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद में अपवर्तनांक के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, सॉरी, डिस्पर्सन मतलब विवर्तन, डिस्पर्सन यानी कि विवर्तन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। उसके बाद इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये सारा चीज देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आई, हम लोग अपना आंख के बारे में देखेंगे, आई। वैसे तो आई टॉपिक मैंने बायोलॉजी में करवाया है, बट इसमें मैं रिवीजन करवा दूंगा। सिर्फ इसमें आई टॉपिक का रिवीजन होगा। हाँ, एक चीज छूट गया, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस के बारे में भी देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग टॉपिक देख लेंगे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे। तो इन सारे चीजों से हमारा लाइट टॉपिक कंप्लीट होगा। तो अगर दो वीडियो में हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं तीसरा वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज लाइट का पहला वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर लीजिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए
तो आपको मेरे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप पेड कोर्सेज में जाइएगा, तो वहां पर आपको सभी बैचेज के पीडीएफ मिल जाएंगे। चाहे वो फिजिक्स का सिर्फ आपको वीडियो लेना है तो अलग मिल जाएगा पीडीएफ, और कंप्लीट नोट्स आपको 349 में मिल जाएगा, इसमें सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइट टॉपिक। प्रकाश। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो वस्तुओं को विजुअल बनाती है, देखने में हेल्प करती है। कोई भी चीज हम लोग देखते हैं वो लाइट की वजह से होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्रोपेगेट करती है, यानी कि लाइट जो है वो ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रोपेगेट करती है, यानी कि संचरण करती है, आगे बढ़ती है। इसका प्रोपेगेट करने का मतलब यही होता है, संचरण करती है, आगे बढ़ती है। किस वेव के रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, जो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होती है। इस पैकेट्स को फोटोन या क्वांटा बोलते हैं। फोटोन बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं। अब आगे समझते हैं। कॉर्पस्कल्स थ्योरी किसने दिया था? तो इसका आंसर है, कॉर्पस्कल्स थ्योरी दिया था सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने दिया था। और याद रखिए न्यूटन ने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे, हम लोग को जो बीम ऑफ लाइट दिख रहा है, देखिए एक होता है रे, एक होता है बीम। रे क्या होता है, बीम क्या होता है? एक किरण अगर है तो उसको बोलेंगे रे, और बहुत सारा रे है, ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। यानी कि एक अगर किरण है तो उसको बोलेंगे रे, और बहुत सारा किरण है उसको बीम बोल देंगे। बीम को हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे शायद मालूम नहीं है, ठीक है। तो अब समझिएगा, ये जो रे है, एक रे में बहुत सारा फोटोन होता है, फोटोन्स, ठीक है, या इसी को क्वांटा भी बोलते हैं। और क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन ने दिया था। आगे पढ़ेंगे। अब देखिए सर आइजैक न्यूटन ने दिया था कॉर्पस्कल्स थ्योरी। इन्होंने कहा था कि लाइट जो है वो छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स या क्वांटा से मिलकर बना होता है। लाइट एक छोटे छोटे पैकेट से बना होता है, जिसको न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स नाम दिया था या क्वांटा नाम दिया था। इसी थ्योरी को कॉर्पस्कल्स थ्योरी बोलते हैं। लाइट एक तरंग है या वेव है? जो भी बोलिए, तरंग है या वेव है। किसी क्षेत्र में पैदा किए गए डिस्टरबेंस, जिसको विक्षोभ या हलचल बोलते हैं, अगर कोई डिस्टरबेंस आगे की ओर बढ़ता चला जाए, प्रोपेगेट करता चला जाए, इसी को तरंग बोलते हैं या वेव बोलते हैं। या तरंग क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर प्रोपेगेट करता है। हो सकता है तरंग जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो उसी डायरेक्शन में तरंग का मूवमेंट भी हो, या ये भी हो सकता है जिस डायरेक्शन में तरंग का मूवमेंट हो उसके परपेंडिकुलर में वेव का प्रोपगेशन हो, या वेव परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, आगे प्रोपेगेट हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो जो तरंग साथ में चले, जिधर डायरेक्शन है उधर ही प्रोपेगेट करे, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये सब हम आपको साउंड चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। आप मेरा साउंड चैप्टर पढ़िएगा, वहां वेव के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अब देखिए फोटोन के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। फोटोन क्या है? फोटोन, इट इज मासलेस, ये मासलेस है, इट इज मासलेस, यानी कि द्रव्यमान रहित। इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। उसके बाद इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि ये आवेश रहित होता है। आपसे पूछेगा फोटोन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल है, तो आपको आंसर मारना है ये न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहता है। यानी कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगर उसमें देंगे उससे इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तीसरा क्या खासियत है फोटोन का, कि इसका एनर्जी होता है। फोटोन का मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, लेकिन इसके पास एनर्जी है और मोमेंटम है। फोटोन के पास एनर्जी है और मोमेंटम है। तो फोटोन का एनर्जी और मोमेंटम किसने खोजा था? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक की थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी ये कहती है E इक्वल टू एच न्यू, न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, इसको एन भी, एच एन भी लिख सकते हैं। एन मतलब फ्रीक्वेंसी, या न्यू, न्यू से भी दिखाते हैं। और न्यू को क्या बोलेंगे? सी बटा लेमडा। हम लोग बताए थे कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ वेव, वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। तो इससे हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बटा लेमडा। तो यहाँ पर जो ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, इसके बदले सी बटा लेमडा लिख दिए। तो एनर्जी जो आ गया फोटोन का, एच न्यू या एच सी बटा लेमडा। और याद रखिए ये न्यूमेरिकल्स में काफी पूछा जाता है, काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है। अब यहाँ पूछेगा एच क्या है? एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस एच का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। और याद रखिएगा ये जो प्लैंक्स थ्योरी है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका जो आपका डायमेंशन होता है, डायमेंशन, डायमेंशन या यूनिट है, वो डायमेंशन सेम होता है एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम, ये प्रश्न पूछता है यूनिट एंड डायमेंशन में।
कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वीमा है वो किसके समान होता है, तो एंगुलर मोमेंटम के समान होता है, कोणीय संवेग के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ फोटोन वो क्या होता है, तो मोमेंटम को P इक्वल टू एनर्जी को जब स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोमेंटम आ जाता है E बटा सी। तो एनर्जी क्या है, एच सी बटा लेमडा है, इसको सी से डिवाइड कर देंगे तो सी सी कट जाएगा, बचेगा एच बटा लेमडा। और याद रखिएगा फोटोन का जो मोमेंटम है उसको एच बटा लेमडा से दिखाएं, और यही इक्वेशन डिब्रॉगली इक्वेशन कहलाता है, डिब्रॉगली इक्वेशन कहलाता है। ये लेमडा जो है, ये लेमडा ये किसी भी फोटोन, ये फोटोन का क्या दर्शाता है, वेव नेचर, वेव नेचर यानी कि तरंग की प्रकृति दर्शाती है। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये दर्शाती है इसकी पार्टिकल का नेचर, यानी कि कणीय प्रवृत्ति, पार्टिकल नेचर। यानी कि जो हमारा लाइट है उसके पास वेव नेचर भी है क्योंकि इसके पास एक वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, और इसके पास मोमेंटम है इसलिए इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। यानी कि वेव के इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लाइट, इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है, और लाइट का भी ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर किसने बताया था, डिब्रॉगली, याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम डिब्रॉगली। डिब्रॉगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। उसी तरह लाइट का भी ड्यूअल नेचर होता है, और ये ड्यूअल नेचर इसलिए होता है क्योंकि इसके पास वेवलेंथ भी है और मोमेंटम भी है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हैं लाइट के जो इसके ड्यूअल नेचर को यानी कि वेव नेचर को शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसके पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फोटोन्स क्या है, फोटोन्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। जैसे हम लोग एनर्जी को पढ़े थे ना, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन फोटोन को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये इसके पास मास है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। photons can be created or destroyed when radiation is emitted or absorbed। अगर रेडिएशन आपका इमिट होता है यानी कि बाहर निकलता है, रेडिएशन बाहर निकलता है तो फोटोन क्रिएट होता है, और अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो उल्टा बोल दिए, यहाँ उल्टा हो गया, एब्जॉर्ब यहाँ होगा, इमिटेड यहाँ होगा, उल्टा लिख दिए इज इमिटेड, सॉरी उल्टा हो गया ना, एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड। यानी कि जब एब्जॉर्ब होगा तो फोटोन क्रिएट होगा, फोटोन बनेगा, और जब इमिट होगा तो फोटोन डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि फोटोन का नाश हो जाएगा। यानी कि फोटोन को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, सृजन भी कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषण हो रहा है, तो फोटोन का क्रिएशन होगा, और अगर एनर्जी इमिट कर रहा है तो फोटोन डिस्ट्रॉय होगा, याद रखिएगा। अगर हम लोग लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो डज नॉट अफेक्ट एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये रेडिएशन के एनर्जी को अफेक्ट नहीं करेगा, ये केवल और केवल नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया को अफेक्ट करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, तो जितना नंबर ऑफ फोटोन्स पहले था उससे फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर जाएगा पर यूनिट एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जितना फोटोन्स पहले था उससे ज्यादा फोटोन्स आ जाएगा। ये था हमारा फोटोन का प्रॉपर्टी जो एग्जाम में पूछता है, और अगर इससे प्रश्न पूछेगा आपको फंसना नहीं है। आगे आते हैं, लाइट जो है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे पता चलेगा, किसी वस्तु का छाया बनता है, देखिएगा अगर छाया नहीं बनेगा, छाया बनना क्या प्रदर्शित करता है, किसी भी वस्तु का छाया बनेगा वो दिखाता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। एक रिजु रेखीय गति होती है लाइट की, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सीधी रेखा में लाइट संचरित होती है। और इसका तरीका क्या, देखिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण वो इसीलिए होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो सूर्य ग्रहण, यही तो है। तो ये है आपका, वो भी आपका ये दर्शाता है कि हमारा जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी यही दर्शाता है। और बात करें, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट का दोनों नेचर होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन का दो नेचर था, वेव नेचर भी था और पार्टिकल नेचर भी था, यानी कि कण प्रकृति, वेव नेचर यानी कि तरंग प्रकृति, तरंग की प्रकृति होती है, और पार्टिकल जैसी प्रकृति होती है। जैसे देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, परावर्तन। यानी कि जिसके भी लास्ट में न हो या न हो, यानी कि जिसके लास्ट में ये दोनों होगा, आप समझ जाइएगा कि वो वेव नेचर है। जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, परावर्तन,
रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, अपवर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए लास्ट में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, भूल गए। इंटरफ्रेंस को क्या बोलेंगे, व्यतिकरण, व्यतिकरण, देखिए लास्ट में 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, व्यतिकरण। ध्रुवन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन, लास्ट में 9 आया। यानी कि जिसके भी लास्ट में ये 9 या 9 आए, हम लोग समझ जाएंगे कि वो उसका वेव नेचर है, वो उसका वेव नेचर है, यानी कि तरंग की प्रकृति को दर्शा रहा है। पार्टिकल नेचर कैसे समझेंगे, जिसमें इफेक्ट हो, जिसके लास्ट में इफेक्ट हो यानी कि प्रभाव, इफेक्ट यानी कि प्रभाव, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत, विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये प्रभाव जिसके लास्ट में आएगा उससे हम लोग समझ जाएंगे कि प्रभाव वर्ड आ रहा है, यानी कि वो उसका क्या है, वो उसका पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, ये सारा इसका क्या दर्शाता है, पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। यानी कि जिसके लास्ट में 9 या 9 आ रहा है वो दर्शाता है वेव नेचर, जिसके लास्ट में प्रभाव आ रहा है वो दर्शाता है पार्टिकल नेचर। एग्जाम में आपसे पूछ देगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि रमन प्रभाव, रमन प्रभाव प्रकाश का कौन सा नेचर है, वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर है, तो देखिएगा प्रभाव वर्ड आ गया, प्रभाव, प्रभाव का मतलब है कि वो उसका पार्टिकल नेचर है, कण का इफेक्ट है। आगे आते हैं, मीडियम या माध्यम किसको कहते हैं, ये सब हम आपको साउंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ऐसा क्षेत्र जहां पार्टिकल्स या कण मौजूद हो उसको मीडियम या माध्यम बोलते हैं। वैक्यूम क्या है, निर्वात। ऐसा क्षेत्र जहां पार्टिकल्स या कण मौजूद नहीं हो, जहां पार्टिकल्स हो ही नहीं, उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम। अब पार्टिकल्स किस में ज्यादा होंगे, सॉलिड में पार्टिकल ज्यादा होगा, सॉलिड से कम होगा लिक्विड में, लिक्विड से कम होगा गैस में, और वैक्यूम में तो जीरो हो जाएगा, पार्टिकल्स है ही नहीं। ठीक है, तो जहां पर पार्टिकल होगा उसको मीडियम बोलेंगे। तो मीडियम तीन तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर वैक्यूम हो सकता है। वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है क्योंकि वैक्यूम में पार्टिकल है ही नहीं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ये एमसीक्यू पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू आपको याद रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन, फोटोन का सिद्धांत किसने दिया, फोटोन का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिया है। क्वांटम सिद्धांत था क्या, इसी क्वांटम सिद्धांत को आइंस्टीन ने दिया, याद रखिएगा। लेकिन आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण 1921 में नोबेल प्राइज मिला था। याद रखिएगा क्वांटम सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिया है, लेकिन आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मिला है, ये आपको याद रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसने कहा, ये मैक्सवेल ने कहा। मैक्सवेल ने ही कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। स्पीड ऑफ लाइट किसने खोजी, देखिए हम यहाँ पढ़ाए थे, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ गया, कहाँ गया भाई, यहाँ। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, या इसी को 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ये रोमर ने कहा था, एक साइंटिस्ट था रोमर, रोमर ने कहा था। ठीक है, रोमर। अब बात करें डिफ्रैक्शन थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया, तो याद रखिएगा डिफ्रैक्शन थ्योरी देने वाले थे फ्रेशनेल, फ्रेशनेल। लेकिन डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन, इसकी खोज की थी ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी ने की थी। आपसे खोज अगर पूछेगा डिफ्रैक्शन का, ये खोज किया था ग्रिमाल्डी, लेकिन डिफ्रैक्शन थ्योरी किसने दिया, तो फ्रेशनेल, फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन। अब पूछेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसने दर्शाया, तो सबसे पहले दर्शाया था थॉमस यंग। इसी यंग का एक एक्सपेरिमेंट था, इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो छेदा रहता है, दो छेदा से लाइट को ले जाता है, तो लाइट का प्रभाव कहीं पे आपको डार्क शैडो बनता है, कहीं पे ब्राइट, ब्राइट डार्क कंटिन्यू बनता है, उसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसने दिया था, थॉमस यंग, थॉमस यंग, यंग आपको याद रखना है। यंग लोग हर चीज में इंटरफेयर करते हैं, बस ऐसे याद रखिए। क्रिस्टल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का निर्धारण कैसे होता है, ब्रैग्स लॉ के द्वारा होता है। और ब्रैग्स लॉ में याद रखिए फॉर्मूला 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा। याद रखिएगा ये ब्रैग्स लॉ किस थ्योरी पर आधारित है, रेले के प्रकीर्णन पर आधारित है। रेले, रेले का लॉ क्या बोलता है कि जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग वो 1/लेमडा का पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1/लेमडा का पावर, यानी कि जिसका लेमडा, लेमडा कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा, और लेमडा ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा। यही बोलता है रेले का प्रकीर्णन नियम। तो याद रखिएगा ब्रैग्स का जो लॉ है वो रेले के प्रकीर्णन नियम पर ही आधारित है, और इसी ब्रैग्स लॉ के द्वारा किसी भी क्रिस्टल की हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या क्रिस्टल या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, संरचना पता कर सकते हैं। किसी भी क्रिस्टल का अगर हम लोग को संरचना पता करना है तो हम लोग को ब्रैग्स लॉ ही बताएगा, ब्रैग्स लॉ ही बताएगा। डी यानी कि डायमीटर, डी यानी कि डायमीटर बता देगा। आगे बात करते हैं, लाइट या इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर की खोज किसने की थी, डिब्रोगली। ये वही डिब्रोगली है
जिन्होंने बताया था कि मोमेंटम जो होता है वो एच बटा लेमडा होता है, एच बटा लेमडा होता है, यानी कि लेमडा दिखाता है उसका वेव नेचर और मोमेंटम दिखाता है उसका पार्टिकल नेचर। यानी कि इलेक्ट्रॉन और लाइट दोनों के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, यानी कि उसके पास ड्यूअल नेचर है। ये बताने वाले कौन थे? डी ब्रॉगली थे। आगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की खोज किसने की थी? तो ये मिलिकन्स ने की थी। मिलिकन मिलिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज है ये उन्होंने खोज की थी। अब देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको साउंड चैप्टर में पढ़ने अच्छे से क्लियर होगा, वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, साउंड चैप्टर में जाके पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, आपको पढ़ना है। इसका एग्जाम्पल है लाइट। ऐसे तो इसका विद्युत चुंबकीय तरंग में हम आपको बताए थे रे, माई, इंफ्रा, विज, अल्ट्रा, एक्स गामा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, सब हम बताए थे। तो उसमें लाइट जो है, लाइट वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है साउंड, जिसके लिए माध्यम जरूरी होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए माध्यम कोई जरूरी नहीं है, माध्यम जरूरी नहीं है, लेकिन मैकेनिकल वेव के लिए माध्यम जरूरी होता है, मीडियम जरूरी होता है। यानी कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम में कोई माध्यम है ही नहीं। लेकिन साउंड जो है ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि साउंड के लिए माध्यम जरूरी है। ये केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही ट्रेवल कर सकता है। आगे बात करते हैं, ट्रांसवर्स वेव क्या है और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। आप यहां पर ज्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको साउंड चैप्टर में अच्छे से बता दिया है मैंने। देखिए ट्रांसवर्स वेव जो है, जिसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, ये इसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन होता है। यानी कि कंपन जो हो, कंपन जैसे मान तरंग इधर प्रोपेगेट कर रहा है, संचरण हो रहा है, तो कंपन की दिशा उसके लंबवत होगी, 90 डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर होगी। यानी कि जो तरंग संचरण की दिशा है उसके लंबवत कंपन होगा, कंपन उसके लंबवत होगा, ठीक है। यही बोलता है ट्रांसवर्स वेव। और इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए इसका एग्जाम्पल है लाइट, इसका एग्जाम्पल है लाइट, ठीक है, लाइट, प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग इसका एग्जाम्पल है। कैसे याद रखिएगा? अनुप्रस्थ में प्र छुपा हुआ, प्र, प्र यानी कि प्रकाश तरंग। जबकि लॉन्गिट्यूडनल का बात करें तो इसमें तरंग संचरण की दिशा में कंपन होता है। यानी कि अगर तरंग इधर संचरण हो रहा है तो संचरण का दिशा भी इधर ही होगा, कंपन जिधर होगा उधर ही तरंग। तो ये अब ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है, वो किसके फॉर्म में आगे बढ़ता है? तो श्रृंग एवं गर्त। श्रृंग का मतलब होता है क्रेस्ट और गर्त का मतलब होता है ट्रफ, ठीक है। श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। जो ऐसे है ना, ऐसे जो बढ़ता है, तो ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला जो हो गया वो हो गया क्रेस्ट, और नीचे वाला हो गया ट्रफ यानी कि गर्त, ठीक है। इसके थ्रू आगे बढ़ता है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सब आपका ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश तरंग भी ट्रांसवर्स वेव है। डोरी में जो उत्पन्न तरंग होता है, डोरी में जैसे किसी रस्सी को हिला दीजिए, उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा वो भी एक ट्रांसवर्स तरंग है। जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, देखिए क्वेश्चन पूछेगा जल का सतह पर, सरफेस पर, अगर सतह वर्ड दिया है तो ट्रांसवर्स वेव, लेकिन अगर जल के अंदर बोला है तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे ट्रेवल करता है? कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन के रूप में। कंप्रेशन यानी कि देखिए एक तरफ ऐसे ऐसे होगा, फिर एक तरफ लंबा लंबा होगा, फिर एक तरफ ऐसे ऐसे होगा, फिर लंबा। इसको हम साउंड चैप्टर में अच्छे से क्लियर करवाया है। कंप्रेशन अगर है यानी कि विरलन, नहीं, कंप्रेशन का मतलब हो गया जहां पर डेंसिटी ज्यादा हो, डेंसिटी ज्यादा हो साउंड के पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स का जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगा उसको बोलेंगे कंप्रेशन, जहां डेंसिटी कम होगा उसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन यानी कि विरलन। संपीड़न और विरलन, हाँ देखिए, इसका कंप्रेशन को बोलते हैं संपीड़न, ठीक है, और रेयर फ्रैक्शन को बोलते हैं विरलन। विरलन यानी कि इसमें जो साउंड पार्टिकल ट्रेवल करेगा वो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन के द्वारा ट्रेवल करेगा। इसका एग्जांपल जैसे ध्वनि तरंग, स्प्रिंग में कंपन, जल के अंदर उत्पन्न तरंग। इसमें याद रखिएगा पोलराइजेशन ध्रुवन नहीं होता है। यानी कि एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि पोलराइजेशन जो है ध्रुवन ये किस प्रकार के तरंग में होगा? वो केवल और केवल ट्रांसवर्स तरंग में होगा। पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स तरंग का खासियत है, प्रॉपर्टी है। यानी कि प्रकाश में आपको ध्रुवन होगा, पोलराइजेशन होगा, ध्वनि में आपको ध्रुवन नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। ध्वनि तरंग कैसा तरंग है? लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्ध्य है। कैसे याद रखिएगा? अनुदैर्ध्य में देखिए ध आ रहा है, अनुदैर्ध्य में देखिए यहाँ पर ध आ रहा है, ध आ रहा है, तो ध जहां पर आएगा ध्वनि तरंग। अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है यानी कि प्रकाश तरंग। याद रखने का तरीका है। और ट्रांसवर्स वेव में आपका अनुप्रस्थ तरंग में आपका पोलराइजेशन होगा,
पोलराइजेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो हम साउंड चैप्टर में पूरे डिटेल में बताए हुए हैं, आपको वहां जाके पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड क्या होता है, समझते हैं। वेवलेंथ क्या है? दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी की लंबाई, यही कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये है आपका वेव, ये मान लीजिए आपका वेव है, ठीक है। ये ऊपर से ऊपर क्रेस्ट से क्रेस्ट को जोड़ दीजिए तो ये कहलाएगा लेमडा, लेमडा यानी कि वेवलेंथ। या आप गर्त से गर्त को जोड़ दीजिए, वो भी आपको लेमडा कहलाएगा। यानी कि ऊपर से ऊपर जोड़ दीजिएगा या नीचे से नीचे जोड़ दीजिएगा, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी या गर्त से गर्त के बीच की दूरी, वो आपको वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसी को बोल सकते हैं एक कंपन की लंबाई, क्योंकि श्रृंग से श्रृंग चला गया तो यानी कि एक कंपन उसका कंप्लीट हो गया, तो वो एक कंपन की लंबाई भी आपका वेवलेंथ कहलाती है। इसको लेमडा से दिखाते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। इसका यूनिट क्या है? मीटर। फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ये क्या होता है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। इसे एन से या न्यू से दर्शाते हैं। ये न्यू है, इसको क्या पढ़ते हैं? न्यू। याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं न्यू, न्यू, इसको एन, फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। बार बार एग्जाम में पूछता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। वेवलेंथ का यूनिट मीटर ही है, क्योंकि इसको लंबाई है, दूरी मापता है तो मीटर ही है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज हो, हर्ट्ज जो है इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 1/सेकंड, यानी कि 1/सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। टाइम पीरियड का बात करें तो ये क्या होता है? एक कंपन में लगा समय, ठीक है। तो टाइम पीरियड को 1/फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, 1/फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा। टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकंड और फ्रीक्वेंसी का 1/सेकंड, यानी कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए याद रखिएगा टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। वेव स्पीड का बात करें तो आप लोग को याद रखना है, एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी वेव स्पीड तरंग की गति कहलाती है। याद रखिएगा, कभी भी आप फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वेव का स्पीड आ जाएगा। यानी कि वेव का स्पीड जो है बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये भी आपको फॉर्मूला बार बार एग्जाम आपको न्यूमेरिकल्स में पूछता है। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यदि किसी तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है और तरंगदैर्घ्य 2 मीटर है तो तरंग की गति बताइए। हम लोग पढ़े हैं तरंग की गति क्या होती है। तरंग की गति यह है आपका भी, तरंग की गति जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, वेवलेंथ इसको मल्टीप्लाई करने पर आती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा है 100 हर्ट्ज, ठीक है, और वेवलेंथ है आपका 2 मीटर, तो 100 इंटू 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 मीटर पर सेकंड, यही हमारा स्पीड हो जाएगा। तो ये आपको तरीका है निकालने का, याद रखिए। अब आपको कुछ कुछ चीज समझिए। एनर्जी जो होता है, एनर्जी, एनर्जी क्या है? एच म्यू, म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी एच सी बटा लेमडा। यानी कि देखिएगा एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आवृत्ति के, यानी कि प्रकाश की जो ऊर्जा है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के यानी कि आवृत्ति के। लेकिन तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि नीचे में है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपको याद रखना है। और हम लोग बात करें, ये तो प्रकाश ऊर्जा हो गया। अब हम लोग बात करें भी जो है तरंग की स्पीड, भी इक्वल टू एन लेमडा। हम लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्पीड आ जाएगा। तो एन को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? भी बटा लेमडा, भी बटा लेमडा, यानी कि तरंग का वेग बटा तरंगदैर्घ्य को अगर डिवाइड कर देंगे हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी एक तरीका है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति लिखने का भी एक तरीका है कि प्रकाश की जो स्पीड होगी जिस माध्यम में, उसी माध्यम में प्रकाश को जो तरंगदैर्घ्य है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसका ट्रिक आपको याद रखना है, बार बार बोलिएगा तो ये रटा जाएगा। रे माई इंफ्रा विज अल्ट्रा एक्स गामा, रे माई विज रे माई इंफ्रा विज अल्ट्रा एक्स गामा, बार बार बोलते रहिएगा, बार बार बोलते रहिएगा तो याद हो जाएगा। रे का मतलब हो गया रेडियो वेव, माई का मतलब हो गया माइक्रोवेव, इंफ्रा का मतलब हो गया इंफ्रारेड वेव, विज का मतलब हो गया विजिबल जो दृश्य दृश्य प्रकाश होता है, अल्ट्रा का मतलब हो गया अल्ट्रावायलेट, एक्स का मतलब हो गया एक्स रेज, गामा का मतलब हो गया गामा रेज। समझिए, जो सबसे लेफ्ट से अगर राइट जाइएगा, यानी कि लेफ्ट से अगर आप राइट जा रहे हैं आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और राइट से अगर लेफ्ट आ रहे हैं आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। यही आपको हम बताए थे साउंड चैप्टर में, आपको ये चीज हम बता चुके हैं। अगर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं आपका क्या बढ़ेगा? वेवलेंथ बढ़ेगा। इसी चीज को आपको याद रखना है
और यही चीज आपको आगे काम देने वाला है। यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो सबसे लेफ्ट में होगा यानी कि रेडियो वेव का लेमडा मैक्सिमम होगा, लेकिन लेमडा अगर जितना ज्यादा है उसका ऊर्जा उतना कम होगा। बताए थे प्रकाश ऊर्जा 1 बट्टा लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी कि वेवलेंथ जिसका मैक्सिमम है रेडियो वेव का, उसका एनर्जी मिनिमम होगा, एनर्जी कम होगा। अगर एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसलिए रेडियो वेव का वेवलेंथ मैक्सिमम है लेकिन फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मिनिमम है, और एनर्जी मिनिमम है। आवृत्ति जितना होगा वही एनर्जी होगा। याद रखिएगा, आवृत्ति या एनर्जी ही बताता है उसकी भेदन क्षमता। इसकी भेदन क्षमता भी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगी, सॉरी उल्टा लिख दिया, मिनिमम होगी यहाँ पे। भेदन क्षमता यहाँ पर मिनिमम होगी। तो याद रखिएगा रेडियो वेव का भेदन क्षमता सबसे कम है। उसी तरह सबसे लास्ट चले जाइए, गामा रेज का लेमडा जो है वेवलेंथ सबसे कम होगा, सबसे कम मिनिमम। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। देखिए फ्रीक्वेंसी राइट साइड में सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम यानी कि एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम यानी कि भेदन क्षमता मैक्सिमम। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है। गामा रेज के खोजकर्ता कौन है? पॉल विलार्ड। एक्सरे के खोजकर्ता कौन है? रोएंटजेन। रेडियो वेव मार्कोनी ना, मार्कोनी है ना, एक बार देख लीजिएगा कौन है भाई, हमको याद नहीं है। रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी है कि कौन है? हाँ मार्कोनी ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विजिबल का बात करते हैं। विजिबल को हम लोग ऐसे लिख देंगे, VIBGYOR, विबग्योर को हम लोग सीधा लिखते हैं, उल्टा लिखिएगा। देखिएगा ये जो हम ट्रिक बताए इसमें उल्टा लिखिएगा, क्योंकि हम बताए थे लेमडा सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में होगा, तो सबसे ज्यादा लेमडा लेफ्ट साइड में रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, अब रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, लेमडा मैक्सिमम होगा, और वायलेट का लेमडा मिनिमम होगा। यानी कि एनर्जी का बात करें, एनर्जी सबसे ज्यादा रेड में हो, सबसे कम होगा रेड में, सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट में होगा। अब आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि कितना से कितना वेवलेंथ होता है, तो वो याद रखिएगा 780 से 390 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में पूछा है तो 780 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर के बीच में विजिबल हमारा लाइट होता है। जो दृश्यमान प्रकाश है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। लेकिन अगर एंगस्ट्रॉम में पूछे तो एक जीरो लगा दीजिएगा। 7800 से 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, और 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस रंग की ऊर्जा सर्वाधिक होगी? तो याद रखिएगा रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू पूछेगा। देखिए लेमडा मैक्सिमम होता है रेड का, तो जिसका लेमडा ज्यादा होगा एनर्जी इक्वल टू HC बटा लेमडा, यानी कि लेमडा ज्यादा तो एनर्जी कम, लेमडा ज्यादा तो एनर्जी कम। ठीक है, यही तो होता है कंसेप्ट, लेमडा ज्यादा तो एनर्जी कम, लेमडा कम एनर्जी ज्यादा, जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। यानी कि लेमडा कम एनर्जी ज्यादा, कम एनर्जी ज्यादा। ठीक है, यानी कि रेड का लेमडा ज्यादा है तो एनर्जी सबसे कम होगा, ब्लू का लेमडा मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम होगा। यानी कि इस ऑप्शन में आपका ब्लू का एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वायलेट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू दिया हुआ है। ब्लू यहाँ पर जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में लेमडा मिनिमम ब्लू का है, इसलिए एनर्जी मैक्सिमम ब्लू का होगा। अब देखिए रेले लॉ, रेले का नियम क्या बोलता है? रेले का नियम हम बताए थे, ब्रैग्स लॉ रेले के नियम पर ही काम करता है। तो रेले का नियम बोलता है जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग स्कैटरिंग जो है वो आपका डिपेंड करता है लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि लेमडा का पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर लेमडा ज्यादा है तो स्कैटरिंग भी उसका कम होगा, उल्टा होगा। तो याद रखिएगा लेमडा मैक्सिमम है रेड का, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और लेमडा मिनिमम है ब्लू का, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिए एक छोटा सा टेबल अगर आपने याद रखा है, सब चीज आपके माइंड में मेकअप है, माइंड में बैठा हुआ है। ठीक है, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि रेड सिग्नल का यूज क्यों डेंजर सिग्नल के रूप में किया जाता है? देखिएगा खतरों के सिग्नल के रूप में रेड सिग्नल को क्यों यूज किया जाता है? कोहरे वाली रात में हम लोग को कोई भी दूसरा लाइट नहीं दिखाई देगा, लेकिन रेड सिग्नल दिख जाएगा दूर से ही, क्योंकि रेड का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। स्कैटरिंग मतलब बिखराव हो जाएगा, रेड सिग्नल बिखरेगा नहीं, वो सीधा हमारी आंखों तक आ जाएगा, दूर से ही हम लोग को दिख जाएगा। इसलिए रेड सिग्नल का यूज डेंजर सिग्नल में किया जाता है। लेकिन अब देखिए आसमान का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा ये प्रकीर्णन होता है, इसलिए हम लोग को
हमारी आंखों तक ब्लू कलर पहुंचता है, इसलिए आसमान का रंग जो है वो रेड होता है, वो हम लोग ब्लू होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम इसका यही आपको टेक्निक था बताने का एक प्रश्न के द्वारा, आप लोग समझ गए होंगे। ध्रुवन जो है पोलराइजेशन वो केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है, अनुप्रस्थ तरंग में होता है ध्रुवन पोलराइजेशन। अतः प्रकाश तरंग में ध्रुवन होता है, जबकि ध्वनि तरंग में ध्रुवन नहीं होता है। ठीक है, ठीक, आगे बात करते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग का अगर बात करें तो निर्वात में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठीक है, इसको मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है, प्रकाश को मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है, मीडियम होगा तो वहां कम हो जाएगा। ध्वनि के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ठोस में सबसे ज्यादा होगी, फिर द्रव में, फिर गैस में। लेकिन निर्वात में जीरो हो जाता है, याद रखिएगा, जहां पर पार्टिकल्स है ही नहीं वहां पर ध्वनि का वेग जीरो हो जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसका प्रूफ कहां पर है, याद रखिएगा, प्रकाश स्ट्रेट लाइन मोशन ट्रेवल करती है, ऋजु रेखीय गति दर्शाती है, इसका प्रूफ है पर प्रकाश छाया बनाती है, परछाई बनाती है, रिफ्लेक्शन। प्रकाश की जो छाया बनती है वो रिफ्लेक्शन के द्वारा होती है, और ये छाया या परछाई बनना दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स भी है, ये आपका दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है। एक और प्रूफ है पिन होल कैमरा, यानी कि सूची छिद्र कैमरा, ये आपको बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये तीनों प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी है जो दर्शाती है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। याद रखिए प्रकाश का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये किसने दर्शाया था, रोमर, एक साइंटिस्ट रोमर, रोमर ने बताया था कि प्रकाश का स्पीड ज्ञात किया था, प्रकाश का स्पीड वही ज्ञात किया था रोमर ने। देखिए अब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का बात किया है तो हम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिक्लेयर कर देते हैं बढ़िया से। देखिए लेफ्ट साइड में दोनों तरफ सूर्य है, सन, सन अपना एक तरफ अपना है, एक साइड में रखा हुआ है। अगर चंद्रमा बीच में आ जाए, चंद्रमा अगर बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। कैसे, इसको कैसे याद रखेंगे, आप ए को याद रखिए, चंद्र ग्रहण वाला याद रखिए, SEM, सेमेस्टर वाला एग्जाम होता है, सेम सेम यानी कि सेमेस्टर एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम होता है चंद्र ग्रहण में, ऐसे याद रखिए, सेमेस्टर एग्जाम होता है मतलब चंद्र ग्रहण लग गया उसका। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है, ऐसे याद रखिएगा। SEM यानी कि अर्थ जो है वो बीच में है, अर्थ बीच में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाए। सेम, सेमेस्टर एग्जाम, सेम, सेमेस्टर को शॉर्टकट में सेम बोलते हैं, सेम यानी कि चंद्र ग्रहण। ठीक है, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो यहाँ से पृथ्वी का छाया कहाँ पड़ेगा, चंद्रमा पर। जिस पार्ट पर इसका पृथ्वी का छाया पड़ेगा वो पृथ्वी से विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखेगा, तो ये पार्ट जहां नहीं दिखेगा वहां पर चंद्र ग्रहण होगा। जो चंद्रमा पर छाया क्षेत्र पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, इस स्थिति को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। और याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा के दिन में होता है, ये भी आपको याद रखना, पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसका ट्रिक क्या है, चंपू, चंद्र ग्रहण पू मतलब पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। तो अब जो चंद्र ग्रहण में हुआ है उसका जस्ट उल्टा होगा सूर्य ग्रहण में, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पृथ्वी बीच में था तो यहाँ चंद्रमा बीच में होगा। सन तो अपना भाई एक साइड में किनारे पर है, सन किनारे में है, चूंकि चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में है तो यहाँ पर चंद्रमा बीच में होगा, इसलिए इसका क्या है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी के कुछ भाग से सूर्य विजिबल नहीं होता है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है, याद रखिएगा अमावस्या के दिन, क्योंकि ये आपको चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है, ये अमावस्या के दिन होगा, ऑब्वियस सा बात है, जस्ट उल्टा। तो इसका ट्रिक आपको याद रखिए, चंपू आपको याद है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होगा चंपू, तो सूर्य ग्रहण आपको अमावस्या के दिन होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होता है, 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं इसको 20 सेकंड भी लिख देता है, लेकिन आपको 16 सेकंड याद रखना है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 1.28 सेकंड, 1.28 सेकंड, ये आपको याद रखना है। लेकिन याद रखिए चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश ही जब चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होता है और पृथ्वी पर आता है, तो ये चंद्रमा का प्रकाश एक्चुअली में है क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट है, परावर्तित किरण है। वो जब हमारे पृथ्वी पर आएगा उसको पृथ्वी पर आने में 1.28 सेकंड लगेगा। मास एनर्जी थ्योरम कौन दिया था, मास एनर्जी थ्योरम देने वाले थे आइंस्टीन, कौन देने वाले थे, आइंस्टीन। और याद रखिएगा इसी को द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं E=mc²। एक्चुअली डेल्टा एम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि डेल्टा एम दर्शाता है कि मास में कुछ लॉस हुआ है, द्रव्यमान में अगर लॉस होगा तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस इन मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इसी को बोलते हैं मास एनर्जी थ्योरम, ये आइंस्टीन ने दिया था, याद रखिएगा। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी हमारे आइंस्टीन ही है,
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये ये भी आइंस्टीन ने बताया था। अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन है, यदि सूर्य का प्रकाश हमें प्रति सेकंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा दे रहा है, तो प्रति सेकंड सूर्य के द्रव्यमान में कमी बताइए, कितना कमी होगा? तो इसी फॉर्मूला को लगा देते हैं, इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी कितना दे रहा है, देखिए 4 × 10⁻26, तो 4 × 10⁻26 यहाँ पे लिख दिए। अब मास तो m निकालना है हम लोग को, क्योंकि द्रव्यमान में कमी निकालना है, तो डेल्टा m, मास नहीं डेल्टा m होगा। डेल्टा m यानी कि द्रव्यमान में कमी, लॉस इन मास, लॉस इन मास, द्रव्यमान में कमी, ठीक है। अब इसको दिखाएंगे तो c² यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है, c² यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, वो तो 3 × 10⁸ होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे, इसे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 9 × 10⁻16 से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा एम हमारा आ जाएगा 4/9 × 10⁻10 किलोग्राम पर सेकेंड, या 4.44 × 10⁻10 kg पर सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा लॉस इन मास। लॉस इन मास इतना किलोग्राम प्रति सेकेंड हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और ये याद रखिएगा, लॉस इन मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये इसी का यूज होता है रेडियो एक्टिविटी में या न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी से एनर्जी उत्पन्न किया जाता है। यूरेनियम का द्रव्यमान कम होता है, वही द्रव्यमान एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। सभी टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे करके, एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। इसमें क्या है, जब प्रकाश, देखिए परावर्तन और अपवर्तन में अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए इधर साइड है मीडियम 1, इधर साइड है मीडियम 2। अगर प्रकाश किसी मीडियम से आता है और उसी मीडियम में वापस लौट जाता है, इसको बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। लेकिन प्रकाश जब एक मीडियम से आता है, एक मीडियम से आता है दूसरे मीडियम में चला जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, अपवर्तन। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि यह है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि परावर्तक परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से प्रकाश आया, प्रकाश की किरण, और टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट गई, इसको बोलते हैं परावर्तन। ठीक है। परावर्तन दो तरह का हो सकता है, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक इरेगुलर। अगर ये सरफेस स्मूथ है, प्लेन सरफेस है, तो वहां पर नियमित परावर्तन होगा, रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन सरफेस इरेगुलर है, सरफेस आपका रफ है, जहाँ पर गड्ढा दीवार है, गड्ढा वड्ढा है, वहां पर जो आपका रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर होगा। कहीं पर कुछ कुछ डिग्री मुड़ेगा, कहीं पर ज्यादा मुड़ जाएगा, तो वो अंतर होता है। सरफेस पर अगर अंतर है तो वहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अनियमित परावर्तन होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। परावर्तन के नियम देखते हैं। देखिए परावर्तन का नियम क्या है, ये मान लीजिए आपका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, इस पर कोई आपतित किरण आ रही है, यह इंसिडेंट रे। देखिए ये जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो टकरा कर वापस जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। शॉर्टकट में आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट मतलब आने वाला, और रिफ्लेक्टेड रे मतलब टकरा कर जाने वाला, आर आर बोलेंगे। तो ये है इंसिडेंट रे, जो आ रहा है और टकरा कर जा रहा है, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, परावर्तित किरण। और ये है नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि अभिलंब, अभिलंब। ठीक है। अब समझिएगा, ये कभी भी ये जो एंगल आई दिखा रहा है, ये जो एंगल आई दिखा रहा है ना, आई को बोलते हैं आपतन कोण, और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। और याद रखिएगा, इस एक्स को आपतन कोण नहीं बोलेंगे, गलती। जो इंसिडेंट रे आ रहा है, आपतित किरण आ रही है, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसी को बोलेंगे आपतित किरण। एंगल हमेशा नॉर्मल अभिलंब के साथ बनता है। तो याद रखिएगा, आपतित किरण, पहला रूल क्या बोलता है परावर्तन के नियम का, ये जो आपतित किरण है ये, परावर्तित किरण ये, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन में स्थित होगा। यानी कि अगर इस तीनों में शीशा का बॉक्स रख देंगे, तो शीशा का बॉक्स में ही ये परावर्तन हो जाएगा। शीशा का एक प्लेन चादर चादर रख देंगे तो उसमें उसी में परावर्तन हो जाएगा। यानी कि परावर्तन के लिए आप समझिए, कोई दूसरा तल का जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरा सरफेस का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही प्लेन में होगा। दूसरा बात करते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि ये जो एंगल आई है वो आर के बराबर होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। आई का मतलब इंसिडेंट, आर का मतलब रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल।
ये x है और ये y है, याद रखिएगा। ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये i 90 में से अगर i को घटा देंगे तो x आ जाएगा। x क्या आ जाएगा, 90 माइनस आई। और y क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस r। लेकिन i और r बराबर है, इसलिए x और y भी बराबर हो जाएगा, समझे। यानी कि ये i और r भी बराबर होगा, x और y भी बराबर होगा। ये आपको बताने का जरूरी इसलिए पड़ा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए यदि परावर्तन की घटना में आपतन कोण है 40 डिग्री, तो परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच का एंगल बताइए। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ 40 डिग्री बना रहा है, क्योंकि आपतन कोण दे दिया है आपका 40 डिग्री, आपतन कोण 40 डिग्री। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये y कितना होगा। ये जो परावर्तित किरण है और परावर्तक पृष्ठ, ये इसके बीच का एंगल y पूछ रहा है। अब तक समझिएगा, ये अगर 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा, और 90 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। y कितना हो गया 50 डिग्री, यही तो है तरीका। ये हमारा i है, ये हमारा r है। i अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो r भी हमारा 40 डिग्री होगा। और ये हम यहाँ पर x पढ़े थे, यहाँ x ये y, x हमारा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री होगा, यानी कि 50 डिग्री होगा। y भी वही होगा 50 डिग्री, यही तो इसमें हम बताया है यहाँ पर आपको। x और y दोनों बराबर होगा, जो कि 90 डिग्री माइनस आई से घटा देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्रकाश की किरण अभिलंब नॉर्मल से आएगी, मान लीजिए कि कोई ये जो आई है एंगल है, ये सीधा नॉर्मल से ही पड़े, यानी कि सीधा डायरेक्ट 90 डिग्री पर पड़े तो वापस उसी डिग्री पर लौट जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल से आ रही है तो आई कितना हो जाएगा 0, आर भी हो जाएगा 0, यानी कि जिधर से आएगी उधर ही लौट जाएगी। यानी कि यदि प्रकाश की किरण अभिलंब से आएगी, यानी कि नॉर्मल से आएगी, तो वापस उसी पथ पर लौट जाएगी। ये सबसे बेस्ट, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, इसको टिक मार दीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब आगे समझिएगा, परावर्तन में क्या चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना में अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पर स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये तीनों चेंज नहीं होगा। हम बताए थे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करने पर स्पीड आता है स्पीड बराबर वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला में तीनों नहीं बदलेगा, ना तो फ्रीक्वेंसी ना वेवलेंथ ना स्पीड, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन बदलेगा क्या, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बदल जाएगा, यानी कि आयाम और तीव्रता बदल जाएगा, दोनों बदल जाता है, दोनों कम हो जाता है, जनरली कम हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, किसी बॉल को आप कुछ हाइट से गिराइए नीचे, जमीन से टकराने के बाद वो पहले जिस हाइट पर था उस हाइट पर नहीं जाएगा, उससे कुछ कम हाइट पर जाएगा, फिर अगला बार गिरेगा तो फिर और कम हाइट पर जाएगा, फिर और अगला बार जाएगा तो और कम हाइट पर जाएगा, यानी कि उसका बार बार हाइट कम हो रहा है। उसी तरह अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार, तो उसका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे वैसे ही कम होता है, समझ जाइएगा। एम्पलीट्यूड होता क्या है, ये मान लीजिए कोई वेव है, ऐसे मूव कर रहा है, प्रकाश वेव है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मीन पोजीशन, ये बीच वाला पोजीशन को बोलते हैं माध्य स्थिति, मीन पोजीशन से अधिकतम विस्थापन, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ए, उसी नीचे में भी वही ए ही होगा, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम। और इंटेंसिटी क्या होता है, वो आयाम का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि अगर आयाम बढ़ता है तो इंटेंसिटी भी बढ़ेगा, तीव्रता भी बढ़ेगा, और आयाम घटता है तो तीव्रता भी घटता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। लेकिन याद रखिएगा, दोनों कम हो जाएगा रिफ्लेक्शन में, क्या नहीं बदलेगा, तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ नहीं बदलेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बदल जाएगा, आयाम और तीव्रता बदल जाएगा। बदलेगा क्या, कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्लेन मिरर के बारे में, ये हमारे प्लेन मिरर, जो हम लोग जो आईना देखते हैं, जो हम लोग को ड्रेसिंग टेबल में लगा रहता है, ये वही आईना है। मान लीजिए वही आईना है। इसमें क्या क्या खासियत है वो बता देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं, ये है आप खड़े, ये आप हैं, ये आप खड़े हैं, आपका इमेज दर्पण के पीछे बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि इमेज क्या है, इमेज को बोलते हैं हिंदी में प्रतिबिंब, और आप जो खड़े हैं उसको बोलेंगे वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, जो आप बाहर खड़े हैं वो है वस्तु, और जो उसका इमेज दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है दर्पण में, वो प्रतिबिंब हो गया। याद रखिएगा, समतल दर्पण का एक खासियत है कि आपका जितना हाइट है, दर्पण भी उतना ही हाइट दिखाएगा, यानी कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का है वही हाइट इमेज का भी होगा। दूसरा, आप दर्पण से जितना दूरी पर हैं
दर्पण के पीछे भी इमेज आपसे उतना ही दूरी पर बढ़ेगा। या देखिएगा, आप अगर आगे बढ़ते हैं इमेज भी आपका आगे आता है। यही खासियत है कि जितनी दूरी पर आप हैं उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगा। और क्या खासियत है देखिएगा, ये प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर में कोई रेडियस नहीं होता, ये एकदम सीधा चला। अगर अगर ये कर्व रहता तब ना बोलते कि इसका रेडियस है। ये कर्व है ही नहीं, इसलिए इसका रेडियस को इन्फिनिटी बोला जाता है। रेडियस कितना, इन्फिनिटी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। और बात करें, ये इसके पीछे में ओपेक ओपेक मटेरियल लगा दिया जाता है। और यहाँ पर आगे में एक चमकीला सा दिखता है, वो क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट 99% सिल्वर का यूज किया जाता है। यानी कि प्रकाश का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर सिल्वर होता है, चांदी होता है। यही कारण है प्लेन मिरर का परावर्तक सतह सिल्वर का बना होता है। सिल्वर में भी क्या, सिल्वर नाइट्रेट। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी, वो बता ही चुके हैं। आगे, समतल दर्पण द्वारा बना इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। VE हमेशा याद रखिएगा। एक चीज आपको याद रखना है, कहीं पर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट बनेगा, और अगर वो रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा। ये दोनों चीज हमेशा एक साथ आएगा। अगर कोई इमेज आपका वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, देखिए समझिएगा। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, आभासी इमेज। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा इमेज। जैसे मान लीजिए आप किसी दर्पण में देख रहे हैं, आपका इमेज सीधा ही बन रहा है ना, सीधा बन रहा है। जैसे आप सीधा है तो ऐसा तो नहीं आपका मूडी को उल्टा कर दिया, ऐसा तो नहीं है। मूडी नीचे पैर ऊपर हो गया। तो अगर मूडी नीचे और पैर ऊपर हो जाए तो उसको बोलेंगे उल्टा। उल्टा कहाँ दिखेगा, जहां पर रियल होगा वहां पर इन्वर्टेड दिखेगा। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होगा, उल्टा। यानी कि वास्तविक जहां भी बनेगा उसके साथ क्या बनेगा, उल्टा, रियल। लेकिन वर्चुअल आभासी जहां भी बनेगा वहां पर बनेगा इरेक्ट, यानी कि सीधा। आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा। ये आपको याद रखना, कभी भी बनेगा तो यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अब हम ये कर देते हैं, इसको रंग देते हैं ताकि याद रहे। इसको याद रखना है। ठीक, आगे आते हैं, अगला चीज देखते हैं। हाँ, वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे, ऐसा इमेज जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। किसी इमेज को अगर हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं तो वो वर्चुअल इमेज होगा। लेकिन किसी इमेज को अगर हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं तो उसको रियल इमेज बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक, रियल। लेकिन कभी भी वास्तविक बनेगा तो उसके साथ उल्टा बनता है, और आभासी के साथ सीधा बनता है। ये भी आपको याद रखना है। ये आप रट लीजिए, चाहे आपको जैसे भी होता है इसको रटना ही पड़ेगा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट और रियल के साथ इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण में वस्तु के प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। बताए थे, जितना हाइट आपका है उतना ही इमेज भी आपको उतना ही हाइट दिखाएगा। और वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर है, x दूरी पर, तो उसका इमेज भी x दूरी पर ही बनेगा। आगे बात करते हैं। समतल दर्पण में लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि पार्श्व प्रतिलोपन होता है। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। हम बहुत ये किए हुए हैं। लेफ्ट का राइट हो जाना ही लेटरल इन्वर्जन कहलाता है, पार्श्व। आप देखिएगा आईना में खड़ा होकर अपना राइट वाला कान छूने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि वो आईना में जो आदमी आपका जो इमेज दिख रहा है वो आपका लेफ्ट वाला कान छू रहा है। यानी कि आप राइट छुइएगा तो वो लेफ्ट छुएगा। उसी तरह अगर आप अपने टीवी को आईने में देखिए, अगर विराट कोहली बैटिंग कर रहा है तो विराट कोहली आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा है। टीवी पर विराट कोहली को आईने में देखने पर लेफ्ट हैंड से खेलता हुआ नजर आता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आईने में जो इमेज बनता है वो लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, वो राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट कर देता है। ठीक है। अब देखिए, बुमराह जो है वो लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते हुए नजर आएगा। हम देखे थे आईना में, देखे थे तो बुमराह देखे लेफ्ट हैंड से बैटिंग बॉलिंग कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं लेटरल इन्वर्जन। हम जब 10th क्लास में थे तो इरफान पठान को बॉलिंग करते हुए देखते थे, तो इरफान पठान लगता था कि हाँ राइट हैंड से बॉलिंग कर रहा है, उल्टा जस्ट। अगर लेफ्ट हैंडर है तो वो राइट हैंडर दिखेगा, राइट हैंडर है तो लेफ्ट हैंडर। बुमराह को देखिएगा, सॉरी वार्नर को देखिएगा, राइट हैंड से बैटिंग करता है, वो रियली में करता है कभी कभी, है ना। आगे बात करते हैं, चलिए। तो वो लेटरल इन्वर्जन होता है समतल दर्पण में। आगे बात करते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी समतल दर्पण की तरफ भी स्पीड से आ रही है तो उसका इमेज टू भी स्पीड से आएगा। मान लीजिए ये आपका वस्तु है, ये क्या बोलते हैं, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो भी स्पीड से जा रहा है तो उसका इमेज जो है
वो उसका डबल स्पीड से आएगा, 2v स्पीड से आएगा। आपको आएगा नहीं, नजर आएगा, आपको आते हुए दिखाई देगा। ये आपको रिलेटिव स्पीड का बात करता है, यहाँ पे आपेक्षिक गति का बात करता है। अगर आप v से जा रहे हैं तो इमेज लगेगा कि वो 2v से आपके पास आ रहा है, डबल स्पीड से आपके पास आ रहा है। ठीक है। यदि इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखा, मान लीजिए आपको सतह सरफेस है, या आपको मान लीजिए कोई सरफेस है, ये आपको कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये हो गया आपका सरफेस। और इस सरफेस को अगर थीटा डिग्री घुमा दिए हैं, थीटा डिग्री घुमा दिए हैं, ठीक है, प्लेन मिरर, मिरर को ही, मिरर का सरफेस को थीटा डिग्री घुमा दिए हैं, तो इंसिडेंट रे जो आएगा वो रिफ्लेक्टेड रे, वो कितना डिग्री घूम जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगा, डबल, उसका डबल। ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, ये बहुत सारे एनटीपीसी में या रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है कि 30 डिग्री किसी दर्पण को 30 डिग्री घुमा दिए तो जो परावर्तित किरण है वो कितना घूम जाएगा, तो 60 डिग्री घूम जाएगा, उसका डबल। क्या रखेगा, जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण वो कितना घूमेगा, उसका डबल। थीटा अगर दर्पण को थीटा घुमा दिए है, परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे को हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, उसको छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अब समतल दर्पण में किसी वस्तु का फुल इमेज देखने के लिए हम लोग को दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। इसको वीवीआई कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछेगा आपसे एग्जाम में, बार बार रिपीटेड मोड में पूछेगा। आगे, अंग्रेजी के 10 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज समान होता है, कौन कौन? ए हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स। याद रखिएगा, इतना जो लेटर है उसका इमेज जो है वो सेम रहता है। आप बोलिएगा वाई नहीं है सर, वाई भी तो है। वाई को आप ऐसे नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा, ये गलत है। वाई हमेशा ऐसे लिखाता है, तो जब इसका इमेज देखिएगा, इमेज आपको ऐसे दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, वाई का इमेज समान नहीं होता है, केवल ये 10 लेटर है, इसका इमेज समान होता है। अंग्रेजी के 10 अल्फाबेट। आगे बढ़ते हैं। दो समतल दर्पण, मान लीजिए 2 समतल दर्पण है, उसको थीटा डिग्री कोण पर रखे हैं, थीटा डिग्री कोण पर रखे हैं, तो कितना इमेज बनेगा, कितने इमेज बनेंगे, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। अब मान लीजिए थीटा 60 डिग्री है, ये पहला दर्पण है, ये दर्पण है पहला S1 और ये दूसरा दर्पण है S2। ये दोनों दर्पण को के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो कितना इमेज बनेगा, याद रखिएगा, इमेज यहाँ पर डाल, थीटा अगर 60 डिग्री है तो इमेज बनेगा 360 बटा 60 माइनस 1 यानी कि 5। अब 60 डिग्री से कम करते हैं, थीटा को कम करते हैं, दर्पण को और पतला करते हैं, कितना करते हैं, 40। मान लीजिए थीटा 40 कर दिए तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 360 बटा 40 माइनस 1 यानी कि 8, 8 इमेज बनेगा। अब थीटा को अगर 10 डिग्री कर देते हैं और कम कर देते हैं और एकदम कम पतला, तो इमेज कितना बनेगा, 360 बटा 10 माइनस 1, 35 इमेज बन जाएगा, 35 इमेज। यानी कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू कम हो रहा है, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे कम हो रहा है, इमेजेस की संख्या बढ़ रही है, इमेज बढ़ रहा है। थीटा जब 0 हो जाएगा तो इमेज हो जाएगा इन्फिनिटी। यही चीज तो समझना है। थीटा जब 0 हो गया तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 360 बटा 0, किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से 1 घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा। याद रखना है, जब थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा तो इमेज हो जाएगा इन्फिनिटी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अगर थीटा 180 डिग्री है, यानी कि दोनों को ऐसे, ये एक मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया, ये तो सीधा एक ही मिरर, इसको समझिए कि एक ही मिरर है तो एक ही इमेज बनेगा। अगर थीटा 180 डिग्री हो गया तो इमेज उसका एक ही बनेगा, बस एक इमेज। और थीटा अगर 90 डिग्री है, 90 मान लीजिए, यदि दर्पण लंबवत है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, दर्पण को अगर लंबवत रख दे तो कितना इमेज बनेगा, थीटा अगर 90 डिग्री है तो 360 बटा 90 माइनस 1, 3 इमेज बनेगा, 3 इमेज बनेगा। तो याद रखिएगा, इमेज बनने का क्वेश्चन यहीं से पूछता है। और सबसे ज्यादा पूछेगा आपको लंबवत वाला और 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला भी आपका पीवाईक्यू वो ज्यादा जरूरी है। तो आप फॉर्मूला ही याद रखिए, फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा, सब आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, समतल दर्पण का कुछ यूज, अनुप्रयोग देख लेते हैं। आपने देखा नहीं होगा ऐसा प्रश्न। पेरिस्कोप में इसका यूज होता है, समतल दर्पण में। पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर काम करता है। जहां दो मिरर, देखिए यहाँ पर ये आपको एक मिरर दिख रहा होगा और यहाँ पर दूसरा मिरर होगा, ये दोनों मिरर जो है, जो भी लाइट जा रहा है उससे कितना एंगल पर है, 45 डिग्री के एंगल पर है। जहां दो मिरर के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है दोनों मिरर के बीच का एंगल। अब समझते हैं
देखिए अब समझते हैं। इसमें प्रेक्षक, प्रेक्षक यहाँ पर है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, वो देख रहा है। और ये क्या करता है, इतना दूर इसका पानी में रहेगा, इतना दूर कहाँ रहेगा, पानी में। और ये पानी के अंदर से देखेगा, और ये, और कुछ पार्ट इसका देखिए, ये पानी है, कुछ पार्ट पानी के बाहर है। तो बाहर से देख लेगा कि पानी के अंदर से वो देख लेगा कि बाहर में क्या काम हो रहा है। यानी कि इसमें प्रेक्षक पानी में छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने तथा शत्रु की गतिविधियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप, या देखिएगा, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, पेरिस्कोप आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और इसमें दो दर्पण के बीच का एंगल आपको पूछता है 45 डिग्री। अगला, ड्रेसिंग टेबल में या आईना में भी आपका इसी का यूज किया जाता है, समतल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला है कैलिडोस्कोप या बहुरूपदर्शी। कैलिडोस्कोप में देखिएगा, यह है आपका कैलिडोस्कोप का फोटो। इसमें देखिएगा तीन दर्पण, एक, दो, तीन, तीन गो दर्पण यूज किया है, और तीनों दर्पण के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, देखिए कैलिडोस्कोप से देखने पे कितना रंग बिरंगा दिखता है। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर तीन दर्पण अंदर में सेट है, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अंदर देखिएगा, जब कोई मान लीजिए यहाँ चित्र लगा दीजिएगा, वो चित्र आपको एकदम बहुत सारा इमेज दिखाएगा। और ये क्वेश्चन पूछता है, इसमें ये भी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें तीन रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर्स 60 डिग्री के कोण पर रहते हैं। तो यानी कि पेरिस्कोप में जो एंगल है वो 45 डिग्री है, लेकिन कैलिडोस्कोप में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, याद रखिएगा। यह छोटे रंगीन कपड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर कृति। बच्चा लोग इसको जनरली खेलता है, किंडरगार्टन वगैरह में सब दिखाता डालता है बच्चा लोग को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए। अब हम लोग देखिए प्लेन मिरर पूरे अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स है जिनको समझते हैं। ये मान लीजिए एक स्फेयर है, स्फेयर है, इसका बाहर से आप पेंट कर दिए, पेंट कर दिए, पेंट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा छेदा कर दिए, यहाँ से लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है, मान लीजिए लाइट जा रहा है। ठीक है, अब समझिए, ये जो बीच वाला लाइन है जो सेंटर से पास कर रहा है, इस लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा, सेंटर से, केंद्र से गुजरने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाता है। इसका जो सेंटर होगा सी, सी जो सेंटर है, इस सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और यही हम लोग समतल दर्पण में क्या पढ़े थे, वक्रता केंद्र इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वहां पर कहीं कर्व है ही नहीं, तो कर्वेचर का बात ही नहीं करेंगे, कर्वेचर है ही नहीं तो इन्फिनिटी हो जाता है समतल दर्पण में। लेकिन यहां पर रेडियस होगा, सी से पी को जोड़ देंगे तो रेडियस हो जाएगा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब सी और पी के ठीक बीच में एफ है, एफ है। बोलिएगा पी क्या है, तो पी है आपका पोल यानी कि ध्रुव। किसी भी दर्पण में जो लंबाई है, जो दूरी है, हमेशा ध्रुव से नापा जाता है, पी से ही नापा जाता है। और पी और सी के बीच में एफ है, एफ को बोलते हैं फोकस, फोकस। ठीक है, अब देखिए ओ से अगर, सॉरी ओ से या पी से अगर देखिए, पी से सी को मिला दिए, पी से एफ को मिला दिए, पी से अगर सी को मिला देंगे, पी से सी को मिला देंगे, तो पीसी हो जाएगा रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, इसको आर से दिखाते हैं। और पी से एफ को मिला देंगे, इसको बोलेंगे फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और याद रखिएगा, ये चूंकि इसके एकदम बीचों बीच है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी आर है, यहाँ से यहाँ की दूरी एफ है, तो एफ जो है वो आर का आधा होगा। एफ इक्वल टू आर बटा टू, या इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू टू एफ। तो ये सबसे बेसिक है आपका इसका स्फेरिकल मिरर का। अब मान लीजिए इसको बीच से काट दिए, मान लीजिए इसको यहाँ से काट दिए, काट दिए, काट के इसको दो इस तरह से बना दिए, काट के अगर इसका बाहर में पेंट कर दिए, बाहर वाला पार्ट में पेंट कर दिए, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। लेकिन इसका अगर अंदर वाला पार्ट में कर दिए, ये हो जाएगा कन्वेक्स या उत्तल दर्पण। अब ऐसे समझ सकते हैं, अगर अंदर वाला पार्ट परावर्तक सतह है, जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर वाला किसी भी स्फीयर का अंदर वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। लेकिन अगर किसी का बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और अंदर वाला पार्ट पेंट किया हुआ है, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। यार समझ में आ गया। अब आगे बातें हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है कॉनकेव मिरर का, इसका यूज देख लेते हैं, और इससे कैसा इमेज बनता है वो देख लेते हैं। जनरली कॉनकेव मिरर में आपको आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा इमेज बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में आभासी, सीधा और छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, छोटा इमेज बनेगा। इसका यूज कहाँ होता है, देखिए कॉनकेव मिरर का यूज आप लोग देख लीजिए,
इमेज बनाना हम बाद में बताते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज देख लीजिए। देखिए, कॉनकेव मिरर का यूज होता है गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, आगे का लाइट, उसमें कॉनकेव मिरर होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है। सर्च लाइट में, टॉर्च में, सोलर कुकर में भी आपका कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का यूज होता है। डेंटिस्ट के हेड मिरर में, डेंटिस्ट जो हमारा दांत देखता है ना, उसको बड़ा करके देखता है जनरली, क्योंकि बड़ा इमेज हम लोग को अवतल दर्पण में ही दिखता है। जो हम लोग को बड़ा इमेज देखना रहेगा तो अवतल दर्पण का यूज करें। तो डेंटिस्ट हम लोग को दांत के पास एक मिरर लगाता है, वो मिरर उसका बड़ा इमेज दिखाता है। तो जो बड़ा इमेज दिखाएगा वो डेंटिस्ट यूज करेगा हेड मिरर में। कनकेव मिरर अवतल दर्पण का यूज करेगा। सेविंग मिरर, हम लोग जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, हम लोग दाढ़ी को बड़ा करके दिखाता है वो, तो सेविंग मिरर में भी कनकेव मिरर का यूज होता है। ईएनटी डॉक्टर, जो ईयर नोज थ्रोट है ना, ईयर नोज थ्रोट वाला जो डॉक्टर होता है, ईएनटी डॉक्टर, वो भी अपने मिरर में इसी को यूज करता है, कॉनकेव मिरर को यूज करता है। कन्वेक्स मिरर का बात करें तो ये रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स के रूप में इसका यूज होता है। यानी कि गाड़ी में जो पार्श्व दर्पण होता है, जो एक हम लोग का शीशा लगा होता है जिसमें हम लोग पीछे वाला चीज देखते हैं गाड़ी में, वो होता है कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे याद रखेंगे? देखिए, गाड़ी में जो हम लोग का व्यू होना चाहिए ना, वो लार्ज व्यू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन 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 मिरर में अगर मान लीजिए देख रहे हैं, वहां पे समतल दर्पण की जगह, सॉरी, उत्तल दर्पण की जगह अगर प्लेन मिरर लगाते, समतल दर्पण लगाते, तो क्या होता, हम लोग को इतना एरिया दिखता। लेकिन अगर इसी प्लेन मिरर की जगह अगर हम लोग उत्तल दर्पण लगा दिए हैं, तो हम लोग को इतना एरिया दिख रहा है। शीशा में हम लोग को बड़ा एरिया दिखेगा, क्योंकि उसका व्यू, लार्ज फील्ड व्यू हम लोग को दिखता है। पीछे से कितना दूर से गाड़ी आ रहा है वो हम लोग को दिख जाएगा। प्लेन मिरर में उतना दूर का व्यू नहीं दिखेगा। दूर का व्यू देखने के लिए, ज्यादा बड़ा व्यू देखने के लिए हम लोग को उत्तल दर्पण लगाना पड़ता है, क्योंकि ये इमेज को छोटा कर देता है। जैसे ही इमेज छोटा होगा तो व्यू बढ़ जाएगा। इसको साइड मिरर में यूज कर, गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं, हैंगिंग मिरर में यूज करते हैं, रोड और स्ट्रीट के रिफ्लेक्टिंग लैंप में आपका ये, जैसे आपसे पूछे स्ट्रीट लैंप में किसका यूज होता है, तो कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ठीक है। आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। इसमें आपको टोटल छह छह तरह का इमेज हम लोग देखेंगे। और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, इसमें केवल दो चीज देखेंगे, यही दो चीज से बनाने। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये टॉपिक आज का हमारा समाप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। इसके लिए दो ही ट्रिक आपको याद रखना है। पहला ट्रिक क्या है? देखिए, पहला ट्रिक ये है कि कोई भी लाइट जो अनंत से आएगी, कोई भी लाइट जो अनंत से आएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और कोई भी लाइट जो सी से आएगी, मान लीजिए सी से आई, कोई भी लाइट जो सी से आएगी वो सी पर ही जाएगी, वापस सी से ही चली जाएगी। यानी कि कोई भी लाइट जो सी से आ रही है, टकराकर सी पर ही चली जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सी जो है, सेंटर से अगर कोई लाइट जाता है तो यहाँ पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो उस पर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री बनाता है। कोई भी सर्कल का जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, उसको केंद्र से मिलाएंगे तो वहां पर 90 डिग्री होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन का लॉ में। हम लोग क्या पढ़े हैं? देखिए, कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखिए, यदि प्रकाश किरण अभिलंब नॉर्मल से आएगी तो उसी पथ में वापस लौट जाएगी। यही रीजन है कि कोई अगर सी से आती है, सी से आ रही है, तो सी पर ही लौट जाती है। क्योंकि सी जो है, सेंटर से अगर किसी भी सरफेस पॉइंट को मिलाएंगे तो वो इस पर जो टेंजेंट होगा उस पर 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर फोकस से जाएगा तो इसके पैरेलल चला जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। एक और रूल क्या है? एक और रूल ये कहता है अगर किसी लाइट को फोकस से डालेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। यही तीन रूल है जिसको आपको याद रखना है। अगर मान लेते हैं, देखिए पहला रूल क्या है, अगर मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो वो फोकस से जाएगा। मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आया तो वो फोकस से होकर जाएगा। दूसरा, अगर फोकस से आया तो इसके पैरेलल जाएगा, जस्ट उसका उल्टा है, फोकस से आया तो इसके पैरेलल जाएगा। और तीसरा क्या है? सी से आया सी पर ही जाएगा, सी से अगर आया तो सी पर ही वापस लौट जाएगा। यही तीन रूल है, अगर आपको पता है, आप इमेज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक इमेज यहाँ पर हम बनाकर दिखाए हैं कि यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, हम बताए थे अनंत से कोई भी वस्तु आएगा तो कहाँ पे जाएगा? फोकस पर जाएगा। देखिए इमेज का कितना दिख रहा है, एकदम पॉइंट जैसा दिख रहा है। यानी कि इमेज का साइज कैसा हो जाएगा? पॉइंट साइज। कहां पर बन रहा है इमेज?
एफ पर बन रहा है, यानी कि फोकस पर, एफ पर यानी कि फोकस पर बन रहा है। इमेज का साइज कैसा है? अत्यंत छोटा, एकदम पॉइंट साइज, अत्यंत छोटा। इमेज कैसा है? रियल और इन्वर्टेड। याद रखिएगा, इमेज उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। हम यहाँ क्या बताए थे, देखिए यहाँ आभासी और सीधा लिख दिए थे, गलती कर दिए थे। यहाँ पर होगा वास्तविक और उल्टा, लिख लीजिए, वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा, लेकिन बड़ा इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर में, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। कभी भी आपको रियल इमेज बन रहा है तो वो इन्वर्टेड ही होगा, वर्चुअल बनेगा तो वो हमेशा इरेक्ट होगा, आभासी है तो वो सीधा होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या देखते हैं? जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में कुछ दूरी पर स्थित हो। मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर है, मान लेते हैं वस्तु कहाँ पर है, यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, इसका इमेज हम लोग को निकालना है। तो ये सबसे पहला रूल क्या है? पैरेलल ले लेते हैं इसके, इसके पैरेलल जाएगा तो एफ से होकर जाएगा, पढ़े हैं, एफ से होकर जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है? सी से जाएगा तो सी पर ही वापस आ जाएगा, सी से जाएगा तो सी पर ही वापस आ जाएगा। कहां पर टकराया? ये दोनों बिंदु टकराया यहाँ पर, यहाँ पर, यही हो जाएगा इमेज, वस्तु का इमेज यही हो जाएगा। यानी कि ये जो ए बी था, ए बी, वो अब उल्टा हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आपको देखने में मिलेगा, ए बी बड़ा है, ए डैश बी डैश छोटा है, यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में बन रहा है, सी और एफ के बीच में। ठीक है, और वस्तु से छोटा, वस्तु का जो साइज था उससे छोटा इमेज बना है, इमेज बना है। देखने में क्या लग रहा है? ये देखने में लग रहा है कि सीधा जो था उसका उल्टा इमेज बना है। तो जब भी उल्टा बनेगा तो वो वास्तविक होता है। तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा तीसरा कंडीशन क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, सी पर स्थित हो। मान लेते हैं कि वस्तु को कहां पर लगा दिए? सी पर, एकदम सी पर डाल दिए, सी पर। अब यहां से एक लाइट, पहला लाइट हम लोग भेजेंगे सी से लाइट भेजे, वो एफ से होकर गया, एफ से होकर गया। दूसरा, अगर मान लेते हैं एफ से भेजेंगे, एफ से भेजेंगे, मान लेते हैं एफ से भेजेंगे, तो वो इसके पैरेलल आ जाएगा, यानी कि, रुकिए एक मिनट, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए था, ये तो ऊपर से लेना है ना। नीचे क्यों आ जा रहा है? यहाँ से लिए, एफ पर गया, फिर यहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा, तो हम्म, ये कटेगा एकदम सी पर, एकदम सी पर ही बनेगा। यानी कि ये जो ए बी था, इसका इमेज ए डैश बी डैश सी पर ही बन रहा है। अब समझिए यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा? ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है, यहाँ लिख देते हैं, इमेज सी पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। क्योंकि वस्तु सी पर रखा था, इमेज भी सी पर ही बनेगा, और सेम साइज, साइज भी सेम होगा, सेम साइज, सेम साइज का बनेगा। फिर वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। मान लेते हैं वस्तु कहां पर है? यहाँ सी और एफ के बीच में, कहीं भी ले लीजिए, सी और एफ के बीच में है। अब इसका इमेज देखते हैं कहां बनता है, इमेज देखते हैं कि कहां बनता है। ठीक है, इसका इमेज मान लेते हैं यहां से लिए, और अगर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है खींचने में लाइट। ठीक है,
और अगर कोई लाइट एफ से जाएगी, एफ से जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। कहाँ पर कटा? यहाँ पर कटा। देखिए ए डैश बी डैश, वस्तु था ए बी, उसका इमेज बना ए डैश बी डैश, यानी कि इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज सी से बाहर दूर बन रहा है, सी से दूर बन रहा है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा, देखिए वस्तु जो ए बी था उससे बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बड़ा बन रहा है, और उल्टा दिख रहा है, इमेज उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा होगा तो वो हमेशा वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक होगा। जब भी उल्टा होता है इमेज वास्तविक होता है, यानी कि जब भी इन्वर्टेड है तो वस्तु क्या होगा, इमेज क्या होगा, रियल होगा। ऐसे रियल एंड इन्वर्टेड लिख देते हैं ना, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। अगला जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित है, सॉरी इसको रेड कलम से दिखाएंगे ना, हाँ, जब वस्तु स्थित है आपका फोकस पर, फोकस पर, तो ये समझिए फोकस से कोई लाइट आएगा, इसके पैरेलल लाइट आएगा, वो कहाँ, सॉरी उल्टा बन गया है इमेज, फोकस से कोई लाइट आएगा, पैरेलल लाइट आएगा, तो फोकस से होकर जाएगा, और सी से भी लाइट को ले जाइए, इसी लाइट को, तो ये समझना है कि ये आपको कभी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसका इमेज आपको कहीं नहीं बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपको अनंत पर बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा और बहुत ज्यादा बड़ा। जब मान लीजिए अनंत पर, ये इमेज मान लीजिए अनंत पर बनेगा तो कितना बड़ा साइज का बनेगा, सोचिए ना, अनंत, वेरी बिग साइज, बहुत बड़ा साइज होगा। और ये आपको पता नहीं चलेगा कि इमेज बना भी है कि नहीं, लेकिन इसको भी मान लेते हैं रियल है कि इमेजनरी है, इसको कह नहीं सकते, अनंत पर बन रहा है, लेकिन दर्पण के चूंकि ये लेफ्ट साइड में बन रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, चूंकि दर्पण के लेफ्ट साइड में बनेगा इसलिए इसको वास्तविक हम लोग बोल दे रहे हैं। अगला है वस्तु फोकस और इसके बीच में है। देखिए इस इमेज को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए अगर वस्तु F और P के बीच में है, मान लेते हैं कोई वस्तु F और P के बीच में है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखते हैं। अगर लाइन, ये इस लाइन को यहाँ खींचे, F से अगर जाएगा, F से जाएगा तो यहाँ जाएगा, और C पर जाएगा, C पर जाएगा। अब देखिए आपको क्या लग रहा है, देखने से हमको ये लग रहा है कि इसकी जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, यानी कि ये कभी मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलने वाला है, पैरेलल भी नहीं है। लेकिन अगर इसी को उल्टा डायरेक्शन में अगर बढ़ा दें, उल्टा डायरेक्शन में अगर इधर साइड बढ़ा दें, इधर साइड, तो ये आगे जाके मिल जाएगा, इधर साइड बढ़ा दे, आगे जाके मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा। इसको अगर यहाँ कर दे, यानी कि इसको अगर हम लोग यहाँ पर ये लाइन खींच दें तो ये बन गया इमेज, ये हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। जो पहले क्या था, ए बी था, ए बी, यानी कि ये दर्पण के उस तरफ बना है इसलिए ये आभासी इमेज कैसा बना, रियल नहीं बना, ये वर्चुअल इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना है, आभासी, आभासी इमेज बना है। लेकिन कभी भी वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है, सीधा। देखिए इमेज आपको कैसा दिख रहा है, सीधा, ए ऊपर था तो ए डैश भी ऊपर है, यानी कि इमेज कैसा है, सीधा, आभासी के साथ साथ सीधा है। और क्या लग रहा है, देखिए देखने से क्या लग रहा है, दर्पण के दूसरे तरफ बना है, दर्पण के दूसरे तरफ, दूसरे तरफ बना है। और क्या है, ये वस्तु से आकार में बड़ा है, वस्तु से आकार में बड़ा, आकार में बड़ा, यही खासियत है। चलिए हम लोग टोटल पॉइंट देख लिए हैं, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का केवल 2 पॉइंट देखना है, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अन्य स्थान पर हो। देखिए अगर वस्तु अनंत पर है मान लीजिए, तो हम लोग को दिखेगी तो नहीं, अनंत से कोई भी लाइट आएगा, अनंत से हमारा कोई भी लाइट आएगा,
मान लेते हैं ये 4 लाइट हम लोग खींचते हैं, 4 रे खींचे, ठीक है। ये एक रे, दूसरा रे, तीसरा रे, चौथा रे। तो हम लोग को क्या दिखता है कि फोकस में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? फोकस पर। लेकिन क्या दर्पण के उस तरफ जा पाएगा? दूसरे पर नहीं। रिफ्लेक्शन है तो ये इसी मीडियम में लौटना है इसको। तो देखिए ये तो दूसरी तरफ नहीं जा सकता है, लेकिन ये क्या लगेगा, ये लगेगा कि एफ से ही वापस आ रहा है। यानी कि ऐसा लगना चाहिए, इसको इमेज को देखने से, इस इमेज को देखने से ऐसा लगना चाहिए कि ये एफ से ही वापस आ रहा है। यानी कि अगर इसको हम लोग ऐसे जोड़ दें, ऐसे, तो ये लगेगा, ये इमेज क्या लगेगा कि एफ से ही वापस आ रहा है। उसी तरह यहां पर भी वही होगा, यहां पर भी आपका क्या लगेगा, इमेज इसी मीडियम में लौट जाएगा, लेकिन लगेगा एफ से वापस आ रहा है। यानी कि एफ से ही वापस आता हुआ दिख नजर आएगा, लगेगा कि एफ से ही वापस आ रहा है। ये भी आपका वैसा ही था, लगेगा कि एफ से ही वापस आ रहा है, ठीक है। उसी तरह ये भी है आपका, ये भी है, उसी तरह ये भी है, ठीक है। यानी कि ये जो इमेज है आपका ऐसे ही बनेगा, वापस उसी मीडियम में लौटेगा, लेकिन देखने से क्या लग रहा है कि एफ से वापस जा रहा है, एफ से जा रहा है वापस। यही है खासियत। यानी कि जब भी अगर कोई इमेज अनंत पर रखा हो, किसमें? कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में, तो उसका इमेज वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है, ठीक है, क्योंकि दर्पण के लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। सॉरी, दर्पण के ऐसा लग रहा है कि वो राइट साइड में बन रहा है। सारा इमेज कहाँ बन रहा है? राइट साइड में बन रहा है। दर्पण के राइट साइड में, जब भी दर्पण के राइट साइड में बनेगा तो वो कैसा बनेगा? आभासी। राइट साइड में अगर कोई इमेज बनेगा तो आभासी बनेगा, क्या देखिएगा। और दर्पण के लेफ्ट साइड में बनेगा तो वो रियल बनता है, ठीक है, रियल बनता है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग अगला चीज पे। हम्म जब भी आभासी वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, पॉइंट साइज देखिए, फोकस पे बन रहा है तो इसका साइज कितना है? पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल। और ये फोकस पर बनेगा। यू क्या होता है? अगर कोई वस्तु को कहीं पर रखते हैं तो यू होता है वस्तु की दूरी और भी होता है प्रतिबिंब की दूरी। आगे हम लोग पढ़ेंगे यू और भी के बारे में, जब मिरर फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे तब हम लोग यू और भी के बारे में समझेंगे। आप समझते हैं, अगर कोई वस्तु किसी अन्य स्थान पर रखी हुई हो, मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है, ए बी, ए और बी, मान लीजिए कोई वस्तु ए बी है तो यहां पर रखी हुई है। अब इसका इमेज कैसे बनेगा? तो इससे एक लाइट खींचिए। ये लाइट आपको देखिए, ये लाइट आपको क्या लगेगा कि फोकस से वापस जा रहा है, फोकस से वापस जा रहा है। देखिए इधर रिफ्लेक्ट होगा, लगेगा कि फोकस से आ रहा है, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रहा है। और यही चीज अगर हम लोग मान लेते हैं, इस लाइट को, इस इमेज को अगर सी से ले, बताए थे कि सी पर अगर ले जाएंगे इस इमेज को, सी पर क्या लगेगा कि सी से ही वापस लौट आया है। यानी कि समझते हैं, देखिए अगर इसको हम लोग इस डायरेक्शन में ले गए तो इधर मुड़ गया, लेकिन अगर सी पर ले जाएंगे तो सी इसी पर वापस आ जाएगा। सी का तो यही खासियत है, अगर इसको सी पर ले जाएंगे तो इसी पर वापस आ जाएगा। यानी कि इस पर ले गए तो इसी पर वापस आ गया। कटा कहाँ? ये दोनों देखिए यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर ये दोनों कट रहा है, यानी कि यहीं पर इमेज बनेगा। वो इमेज होगा ए डैश बी डैश। और ये इमेज देखिए वस्तु का इमेज से छोटा है, यानी कि वर्चुअल है, इरेक्ट है। देखिए क्योंकि दर्पण के राइट साइड में बन रहा है तो वर्चुअल है, आभासी है। इरेक्ट है, सीधा, देखिए सीधा भी बन रहा है। जब भी वर्चुअल बनेगा इमेज सीधा ही बनेगा, याद रखना है। वस्तु से छोटा, देखिए ए बी से छोटा ए डैश बी डैश, और पोल और फोकस के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन जो था कनकेव और कन्वेक्स मिरर में हो गया। अब यहाँ से मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन समझते हैं, क्योंकि ये हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट होता है। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वाले पार्ट पे अब हम लोग पढ़ते हैं मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी कि v जो है वो v क्या है? v है आपका, v है वस्तु की दूरी, सॉरी v है प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? वस्तु की दूरी, ठीक है।
यू क्या है? वस्तु की दूरी। तो इसी चीज को याद रखना है, यू है वस्तु की दूरी, भी है इमेज की दूरी, और एफ है आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अब समझिएगा, इसमें कहीं साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। साइन कन्वेंशन, अब समझिए साइन कन्वेंशन को देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस हमेशा पोल से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे। इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से, पोल से इतना दूर है, इसी को बोलेंगे यू। लेकिन पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आने के लिए हमको किधर आना पड़ा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड आना पड़ा, यानी कि नेगेटिव। कभी भी हम लोग लेफ्ट साइड आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, राइट साइड जाएंगे पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। यानी कि पोल से कभी भी डिस्टेंस लेंगे तो राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव, बस यही है। यहाँ अगर इमेज का डिस्टेंस, ये इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इमेज का डिस्टेंस अगर बात करें तो यहाँ से इधर होगा राइट साइड। पोल से डिस्टेंस हमेशा नापेंगे राइट साइड यानी कि पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड यानी कि नेगेटिव। बस इस चीज को समझना है। इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा आपको लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू हमेशा नेगेटिव होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा। अब उत्तल दर्पण का बात करते हैं। उत्तल दर्पण में आर और एफ जो है वो पॉजिटिव होता है, आर और एफ हमेशा पॉजिटिव होता है, और अवतल दर्पण में आर और एफ जो है वो नेगेटिव होता है, आर और एफ जो है वो नेगेटिव होता है। अब देखिए एच नॉट, एच ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर हमेशा होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन इमेज का हाइट, इमेज का हाइट का अगर बात करें, इमेज का हाइट अगर उल्टा है तो नेगेटिव होगा, अगर सीधा है तो पॉजिटिव होगा। अब भी का बात करते हैं। भी यानी कि इमेज का डिस्टेंस। अगर रियल ऑब्जेक्ट बन रहा है, रियल वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के केस में नेगेटिव होगा और लेंस के केस में पॉजिटिव होगा। लेंस अभी पढ़े नहीं, बाद में पढ़ेंगे। और अगर इमेजनरी बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण के केस में पॉजिटिव होगा, लेंस के केस में नेगेटिव होगा। ये लोग भूल जाते हैं, आपको केवल दर्पण के केस में याद रखना है, आपको लेंस अपने आप याद हो जाएगा। इसका ट्रिक है, दवा जो है वो शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। यानी कि दौ से हो गया दर्पण, वा से हो गया वास्तविक, नेगेटिव। यानी कि दर्पण के केस में, दर्पण के केस में अगर वास्तविक इमेज बन रहा है तो भी जो है इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है। अब वही अगर इमेजनरी होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेंस में उसका उल्टा, लेंस में वास्तविक में पॉजिटिव, जैसे दर्पण का जस्ट उल्टा लेंस में होगा, लेंस में वास्तविक में पॉजिटिव और इमेजनरी में नेगेटिव हो जाता है। बस यही कंसेप्ट आपको दवा नेगेटिव इफेक्ट डालता है शरीर पे। अगर कोई बीमार है समझ लीजिए वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, यानी कि इसी कंसेप्ट को आप दिमाग में बैठाइए। तो दो से हो गया दर्पण, वो से वास्तविक, नौ से नेगेटिव, और इसी का यूज होगा आपका न्यूमेरिकल्स बनाने में। अब हम लोग बात करते हैं, एक मैग्निफिकेशन को भी देख लेते हैं, आवर्धन। ये कहता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। तो इसको दिखाते हैं मैग्निफिकेशन को, एच इमेज बट्टा एच ऑब्जेक्ट। इमेज का हाइट को ऑब्जेक्ट का हाइट से डिवाइड करेंगे तो एम आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। और इसी को फॉर्मूला माइनस भी बट्टा यू भी आता है, माइनस भी बट्टा यू भी इसी का फॉर्मूला में आता है। अब समझिए यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है, ये मिरर फॉर्मूला है। अब मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन में यहाँ माइनस आता है, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस, यहाँ पर माइनस। लेकिन लेंस का जब बात करेंगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बस यही अंतर है मिरर फॉर्मूला में और लेंस फॉर्मूला में, और मिरर का मैग्निफिकेशन में और लेंस का मैग्निफिकेशन में। अब समझिएगा, अगर इस m का वैल्यू 1 आया, 1 के बराबर आया, यहाँ पर देखिए 1 के बराबर आया, तो वस्तु का आकार और इमेज का आकार दोनों बराबर होगा। यानी इमेज जो बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। m का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो वस्तु से छोटा इमेज बनेगा, और m का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा। उसके बाद m अगर पॉजिटिव आया, ये m अगर पॉजिटिव आया तो इमेज कैसा है? सीधा है, यानी कि इरेक्ट। और जब भी इमेज इरेक्ट बनेगा तब तब वो वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है। और m अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव का मतलब है इमेज उल्टा बन रहा है, और जब भी इमेज उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, तब तब इमेज रियल बनता है, वास्तविक बनता है। याद रखिएगा, जब भी इमेज रियल बनेगा वो पक्का है कि इन्वर्टेड भी बनेगा, और जब इमेज वर्चुअल बनेगा तब इमेज सीधा बनेगा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है, और रियल के साथ इन्वर्टेड आता है। यह हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु को इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, इमेज की स्थिति बताएं। अब ये न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? चूंकि ये बता दिया है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में
आर और एफ दोनों नेगेटिव होता है, आर और एफ नेगेटिव होता है। हम बताए थे दवा आपका नेगेटिव होता है, दवा में देखिए वाह, वाह यानी कि अवतल, अवतल, अवतल के लिए नेगेटिव हो जाएगा। वह का मतलब अवतल, अवतल में भी तो वह आता है, देखिए उत्तल में वह नहीं आता, अवतल में वह आता है। वह वर्ड यहाँ आ गया, दर्पण में आपका वह यानी कि अवतल तो नेगेटिव होगा। याद रखिए फोकस दूरी 40 है तो नेगेटिव होगा, यानी कि एफ हो जाएगा आपका -40, क्योंकि अवतल लेंस में एफ और आर नेगेटिव होता है। यहां तक समझ में आ गया। यू, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा हुआ है, यदि वस्तु को इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो इमेज और ऑब्जेक्ट का दूरी है 20, लेकिन ऑब्जेक्ट का दूरी हमेशा नेगेटिव होता है। यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए यू को कितना लेंगे, 20 नहीं -20 लेंगे, यानी कि हमारा एफ आ गया, एफ आ गया और यू आ गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इमेज की स्थिति बताना है, भी निकालना है। तो दर्पण सूत्र लगा देंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इससे समझिएगा, यानी कि f की जगह हो जाएगा 1/40 -40, 1/v माइनस 1/20। माइनस इसलिए होगा क्योंकि u नेगेटिव है। अब इससे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव कब आता है बताइए, हम लोग ट्रिक लगाते हैं, दवा नेगेटिव, दवा नेगेटिव, ठीक है। यानी कि अगर वास्तविक इमेज बन रहा है तो वो नेगेटिव आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव आया भी, यानी कि इमेज कैसा है, वो आभासी है। और जब भी इमेज आभासी होगा तब तक वो सीधा भी बनेगा। हम बताए थे जब भी इमेज आभासी है तब तक वो सीधा भी बनेगा, यानी कि हम ये हमको बता दिया है कि इमेज जो है वो आभासी है और सीधा भी है, और इमेज 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और एक चीज, अब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। एम का फॉर्मूला होता है -v/u। मान लीजिए एम का फॉर्मूला -v/u, इससे क्या होगा, माइनस v की जगह -40 और u की जगह -20, क्योंकि u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। नेगेटिव नेगेटिव कट गया 20 से 2 बार में। m का वैल्यू 2 आया, इससे क्या समझते हैं कि ये ऑब्जेक्ट से 2 गुना साइज का है। m का वैल्यू 2 आया, इसका मतलब वस्तु से ये 2 गुने आकार का है। और m का वैल्यू पॉजिटिव आया, हम बताए थे m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि वस्तु सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, यानी कि वस्तु सीधा और आभासी बनेगा, वस्तु से दुगुना आकार का बनेगा और 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। सारा चीज हम लोग को मिल गया सिर्फ इस दोनों से, एफ और यू दिया हुआ है, इससे हम लोग को टोटल चीज पता चल गया। अगला क्वेश्चन में आते हैं। यदि अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण का बात कर रहा है, अवतल दर्पण में एफ और आर होता है आपका नेगेटिव, यानी कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है एफ दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि एफ हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। ये हम लोग को एफ निकल गया। अब आगे बात करते हैं, फोकल लेंथ का एक दर्पण दांत से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि यू कितना है, -2 सेंटीमीटर। यू हमेशा नेगेटिव होता है, यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो हम लोग को मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन कितना होगा। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए भी चाहिए, तो भी कैसे निकलेगा, मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका मतलब इससे हम लोग को 1/v कैसे निकलेगा, 1/f में से 1/u घटा देंगे, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/f की जगह -3 माइनस 1/u की जगह -2, ये -2 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 माइनस 1/3, ये आ जाएगा 1/6, यानी कि भी हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। देखिए भी हमारा 6 आ गया। हम लोग से क्वेश्चन पूछा मैग्निफिकेशन, एम क्या होता है, एम होता है -v/u, यानी कि -v की जगह 6 और u की जगह -2, यानी कि ये आ गया 3। अब समझिए यहाँ पर ये हम लोग को क्या क्या शिक्षा देता है, एम 3, यानी कि इमेज जो है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 3 आया, जो कि यहाँ पर आंसर भी है, आपका आंसर हम पहले ही लिख दिए थे, एम का वैल्यू 3 है। तो इससे हम लोग ये समझ में आता है कि जो वस्तु का इमेज था उससे 3 गुना है इमेज का साइज, 3 गुना है, और एम का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी कि वस्तु कैसा है, सीधा है, इमेज कैसा है, सीधा है। जब भी इमेज सीधा बनेगा तब वो आभासी भी बनेगा, आभासी भी बनेगा। इससे हम लोग को इतना पता चल गया, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यह एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अब समझिए फिर यहाँ पर अवतल दर्पण, क्वेश्चन आपको अवतल दर्पण से ही पूछता है एग्जाम में, अवतल दर्पण का आपको याद रखना है। तो अवतल दर्पण में एफ और आर नेगेटिव होता है, ठीक है, और वास्तविक इमेज बनता है तो भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा अवतल दर्पण का, एफ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, देखिए अवतल दर्पण 15 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि यू दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि हाइट दे दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है हमारा 2 सेंटीमीटर। और बात करते हैं कि कितना दूरी पर, 15 सेंटीमीटर, यू दे दिया हमारा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा इमेज दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, भी पूछ रहा है हमसे, भी कितना होगा। अब समझिए
भी कितना होगा वो निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या बोलता है? दर्पण सूत्र बोलता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कि भी निकालना है। 1/v क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/f। f की जगह क्या हो जाएगा? -10, -10 माइनस 1/u, u की जगह -15। या देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1 यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, तो ये हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा। तो 2 माइनस माइनस 2 प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा +2 माइनस 3/30 हो जाएगा -1/30। इससे हमारा भी आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि भी हमारा क्या आया? नेगेटिव आया। भी हमारा नेगेटिव आया और यही तो हमारा आंसर है, भी -30, भी हमारा -30 आएगा। यही हमारा आंसर है और ये सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, यहाँ पर भी आपको क्या दिया हुआ? अवतल दर्पण, और u दे दिया -12, u कितना दे दिया? -12, u हमेशा नेगेटिव होता है। और हाइट दे दिया ऑब्जेक्ट का 4 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दे दिया 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, यानी कि f दे दिया -24, और ये अवतल दर्पण का बात कर रहा है, अवतल दर्पण का बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा हाइट ऑफ इमेज, पूछ रहा हाइट ऑफ इमेज। अब समझिएगा हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, और मिरर फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ से 1/v निकल जाएगा, u और f का वैल्यू डाल देंगे तो 1/f यानी कि -24 माइनस 1/u यानी कि -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/12 माइनस 1/24। एलसीएम लेंगे तो v का वैल्यू 24 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u, और यही है h इमेज बटा h ऑब्जेक्ट भी बताता है। अब क्वेश्चन में देखिए, माइनस v की जगह है 24 और u की जगह -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और h इमेज निकालना है, h ऑब्जेक्ट 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? h इमेज हमारा कितना हो जाएगा? 24 गुने 4/12, ये हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा इसका 8। इमेज का ऑब्जेक्ट हमारा 8 है, इमेज का हाइट हमारा 8 है, और अगर पूछेगा इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है तो वो भी निकल जाएगा 24 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव क्या दर्शाता है? भी अगर हमारा पॉजिटिव है, भी अगर हमारा पॉजिटिव है तो ये क्या दर्शाता है? इमेज कैसा बन रहा है? पर एम से ही निकाल लीजिए ना। एम हमारा कैसा आ रहा है? एम हमारा आ रहा है -v, एम हमारा पॉजिटिव आ रहा है +2। एम पॉजिटिव आने का मतलब वस्तु सीधा बन रहा है, और जब भी वस्तु सीधा बनेगा तो वो आभासी भी बनेगा, आभासी भी बनेगा। यही आपको याद रखना है, ये हमको याद रखना है। और बात करते हैं, एक अगला क्वेश्चन है, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन 3 दे दिया है, मैग्निफिकेशन 3 दे दिया है, लेकिन रियल इमेज बोल रहा है। जब भी इमेज रियल होगा तब वो इन्वर्टेड भी होगा, और इन्वर्टेड इमेज के केस में m जो है वो नेगेटिव होता है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं m क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम बता चुके हैं, m नेगेटिव होगा रियल के केस में और इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज के केस में। तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा m हम लोग +3 नहीं लेंगे, -3 लेंगे, क्योंकि इमेज रियल है, तो जब भी इमेज रियल होगा वो इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा भी होगा। रियल इमेज के केस में m जो है वो 3 ना होकर -3 होगा। u कितना दे दिया है? देखिए u दे दिया 10 सेंटीमीटर, u हमेशा नेगेटिव होता है, u हो गया -10। तो m दे दिया है, u दे दिया, v नहीं निकल जाएगा, m का फॉर्मूला ही होता है -v/u, तो ये हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि -v/u की जगह -10 इक्वल टू m की जगह -3, तो ये माइनस कट जाएगा, लेकिन ये माइनस रह जाएगा, v हो जाएगा -30, v हो जाएगा -30। अब देखिए m का वैल्यू नेगेटिव शो करता है कि ये उल्टा है और वास्तविक है, ये उल्टा है और वास्तविक है, v नेगेटिव आ गया, v हमारा नेगेटिव आ गया, v -30 सेंटीमीटर, ठीक है। v का वैल्यू नेगेटिव शो करता है कि जो इमेज जो है वो हमारा दर्पण के लेफ्ट साइड में बन रहा है, अगर v पॉजिटिव आता तो दर्पण के राइट साइड में बनता। यही कंसेप्ट था, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन भी आज सॉल्व हो चुका है। जितना क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में वो इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जाइए इंडिया पाकिस्तान का मैच देखिए। धन्यवाद।